नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 6 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम नागालैंड राजनीतिक मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इसका इतिहास क्या है। इसके अलावा हम न्यायिक अवसंरचना को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कहा गया है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आंगनबाड़ियों को फिर से खोलने की जरूरत है, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और भारत सरकार के द्वारा सेनाओं को और अन्य सुरक्षा बलों को एंटी ड्रोन तकनीक मुहैया कराने के ऊपर विचार किया जा रहा है, तेजी से काम किया जा रहा है। इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 पर नागालैंड से जुड़े हुए न्यूज़ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आर्मी के एक ऑपरेशन में नागालैंड के 15 सिविलियन की मृत्यु हो गई है और उसके बाद से ही वहां पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी तनाव भरा है, जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में किया जा रहा है। इसके अलावा पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है सेंटर रीचेज आउट टू नागा इंसर्जेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत सरकार और नागा विद्रोही ग्रुपों के बीच में जो शांति वार्ता चल रही थी उस पर इस घटना का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसको देखते हुए सेंटर के द्वारा ये जो नागा ग्रुप हैं उनके साथ संपर्क साधा गया है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब वहाँ के नागरिकों के द्वारा नागालैंड से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, क्योंकि इसी पावर के तहत वहां पर सुरक्षा बलों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस न्यूज में यह जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इसक मुइवा गुट सहित सभी नागा विद्रोही समूहों तक अपनी पहुंच बनाई गई है, उनसे बात की जा रही है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि NSCN-IM ग्रुप के द्वारा भी रविवार को यह कहा गया कि भारत और नागा विद्रोही ग्रुपों के बीच में जो युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे 1997 में, उसके बाद से यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1997 में भारत सरकार और नागा विद्रोही ग्रुप के बीच में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद से ही इन गुटों के साथ लगातार बातचीत चल रही है और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने के ऊपर बातचीत हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है और यह जो अधिनियम है वह तब लाया गया था जब पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा बढ़ रही थी और उस हिंसा को राज्य सरकारों के द्वारा नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को दोनों सदनों से पारित कराया, जिसे हम सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के नाम से जानते हैं। और इसे जो है नागालैंड सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया, जिसको हटाने को लेकर के यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। नागालैंड का जो मुद्दा है उसको समझने के लिए हमें इस मुद्दे के जड़ तक जाना होगा। यहाँ पर मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा की है जिससे आपको ये जो मुद्दा है वो समझ में आ सके। यह जो मुद्दा है वह नागा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है और यह देश के सबसे पुराने विद्रोहों में से एक है। आपको यह ध्यान में रखना है कि पूर्वोत्तर के नागा बहुल क्षेत्रों ने कभी भी खुद को ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं माना था। आप सभी को पता होगा कि 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया था और बाद में 1881 में नागा हिल्स को भी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वोत्तर के जो नागा बहुल क्षेत्र में रहने वाले निवासी थे उन्होंने खुद को कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं माना था। और यहाँ पर नागा प्रतिरोध का जो पहला संकेत है वह 1918 में देखने को मिला, जब नागा क्लब का गठन किया गया, जिसने 1929 में साइमन कमीशन के सामने अपनी बातें रखी थी और कहा था कि हमें प्राचीन काल के तरह ही खुद को निर्धारित करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, यानी कि अंग्रेजों को नागा हिल्स को अपने नियंत्रण से आजाद कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि 14 अगस्त 1947 को अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसी के साथ फिजो ने 1952 में
एक भूमिगत नागा संघीय सरकार यानी कि नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की और एक नागा संघीय सेना का गठन भी किया, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने वहां पर सेना भेजी और सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम वहां पर लागू कर दिया गया। यहां पर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास कब शुरू किए गए। आपको ये ध्यान में रखना है कि 19 जून 1947 को असम के राज्यपाल सर अकबर हैदरी ने नरमपंथी टी साखरी और अलीबा इम्ती के साथ 9 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे फिजो के द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया था। आगे चल करके वहां के आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नागा हिल्स को 1963 में एक राज्य में अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर नागालैंड का जन्म हुआ। और उसके बाद से ही वर्षों तक जो विद्रोही ग्रुप थे उनके साथ बातचीत चली और 1976 में नागालैंड के भूमिगत समूहों के साथ शिलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल के शीर्ष नेताओं के द्वारा इसको इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह नागा संप्रभुता के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है और नागाओं को भारतीय संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1976 में भारत सरकार और नागालैंड के विद्रोही ग्रुपों के बीच में शिलोंग समझौता हुआ था और इस समझौते के 5 सालों के बाद 1980 में इसाक चीसीसू और थुइलेंग मुइवा और एसएस खापलांग ने एनएनसी यानी कि नागा नेशनल काउंसिल से खुद को अलग कर दिया और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के लिए एनएससीएन यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि शिलोंग समझौते को नागा नेशनल काउंसिल के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसी के कारण 1980 में एनएनसी का विघटन हो गया और यहाँ पर एनएनसी के बड़े नेता इसाक चीसीसुई, थुइलेंग मुइवा और एसएस खापलांग ने एनएससीएन यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया। 1988 में एनएससीएन का भी विभाजन हो गया और यहाँ पर एनएससीएन 2 भागों में बट गया। एक का नाम था एनएससीएन आईएम, यहाँ पर आई का मतलब है इसाक और एम का मतलब है मुइवा, और जो दूसरा संगठन था उसका नाम था एनएससीएन के, यहाँ पर के का मतलब है खापलांग। तो यहाँ पर जो 3 नेताओं ने एनएससीएन का जो गठन किया था 1980 में, उनके बीच भी फूट पड़ गई थी और यहाँ पर एनएससीएन के भी 2 भाग हो गए। एक का नाम था एनएससीएन आईएम और दूसरे का नाम था एनएससीएन के। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 2 ग्रुप थे उनमें से एनएससीएन आईएम जो है वह सबसे बड़ा ग्रुप बनकर के उभरा, क्योंकि यहाँ पर जो मुइवा हैं वह मणिपुर के तंगखुल जनजाति से बिलोंग करते हैं और जो इसाक हैं वह नागालैंड की सेमा जनजाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इन दोनों जनजातियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए एनएससीएन आईएम जो ग्रुप है वह सबसे बड़े ग्रुप में जाना जाने लगा और इसका जो प्रभुत्व है नागा बहुल इलाकों में वह सबसे ज़्यादा था और इस ग्रुप ने अलग नागालैंड के लिए अपना जो सशस्त्र संघर्ष था वो जारी रखा था। लेकिन 1997 में एनएससीएन आईएम ग्रुप ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम में प्रवेश किया और इनके बीच जो शांति समझौता हुआ उससे यह आशा जगी कि अब नागालैंड का जो मुद्दा है उसका शांतिपूर्ण समाधान निकल जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 2015 में इन समूहों ने नागा शांति समझौते के लिए भारत सरकार के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए और तब से लेकर के अभी तक नागा शांति वार्ता चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना हुआ है, ऐसी जो घटनाएं हैं इन शांति समझौतों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वह इन घटनाओं को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और ऐसी जो घटनाएं हैं वह भारत के प्रति वहाँ के स्थानीय आबादी में अविश्वास को बढ़ाते हैं, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। यहाँ पर एक और मुद्दा है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो एनएससीएन आईएम ग्रुप था उसका जो नागालैंड बनाने का जो सपना है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर एनएससीएन आईएम ग्रुप के द्वारा ग्रेटर नागालिम की बात की जाती है और यहाँ पर जो ग्रेटर नागालिम है उसमें वे सभी एरिया शामिल हैं जहाँ पर नागा समुदाय के लोग बसे हुए हैं। और इस एरिया को आप देख सकते हैं, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है
इसे हम ग्रेटर नागालिम के नाम से जानते हैं, जिसे कि NACM-IM ग्रुप के द्वारा बनाए जाने का सपना देखा जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है उसमें असम के कुछ भाग भी शामिल हैं, अरुणाचल के कुछ भाग भी शामिल हैं, मणिपुर के कुछ भाग भी शामिल हैं और इसके साथ साथ म्यांमार का कुछ हिस्सा भी शामिल है। और जब ऐसी बातें यहाँ पर सामने आई तो यहाँ पर असम, अरुणाचल और मणिपुर के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शांति वार्ता चल रही है उसमें असम, अरुणाचल और मणिपुर का भी हित जुड़े हुए हैं। इन स्टेट्स के द्वारा इसका लगातार विरोध किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जिसे हम ग्रेटर नागालिम के नाम से जानते हैं, उसका जो एरिया है वह 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो नागालैंड स्टेट है उसका जो एरिया है वो मात्र 16,527 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी था कि NACM-IM जो ग्रुप है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और ये सबसे हिंसक ग्रुप था जिसने कि नागा संघर्ष को बहुत दिनों तक अपने बलबूते चलाए रखा। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी मैंने आपको यहाँ पर दी हैं ताकि आप इस मुद्दे को समझ सकें। और यहाँ पर जो घटनाएं अभी घटी हैं उससे कहीं ना कहीं जो नागा पीस प्रोसेस है उसको धक्का लग सकता है और इसी को संभालने के लिए सरकार के द्वारा सभी नागा ग्रुपों के साथ बातचीत की जा रही है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 3 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ए नेग्लेक्टेड केस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि भारत में जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बहुत ही खराब है और यहाँ पर बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस न्यूज में आपको ये जानकारी दी गई है कि केंद्र के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 2019-20 में राज्यों को अपने अपने यहाँ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 981 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 राज्यों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट किया है, यानी कि उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने जो पैसे दिए गए थे उनमें से कुछ पैसों को खर्च किया है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि इन स्टेट्स के द्वारा जो पैसे खर्च किए गए हैं वो मात्र 84.9 करोड़ हैं, जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत 981 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। तो यहाँ पर ये डेटा देके समझाने का प्रयास किया गया है कि किस स्टेट को कितना रुपया दिया गया था इस योजना के तहत, ताकि वे अपने अपने स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी से जुड़ा हुआ उसको ठीक कर सकें। लेकिन यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा इस पैसे को खर्च ही नहीं किया गया और जिन स्टेट्स के द्वारा खर्च किया गया है उनका जो अमाउंट है वो भी काफी कम है। इसी तरीके से यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि न्याय विभाग के द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि 2018-19 में भी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 650 करोड़ रुपए स्टेट्स को जारी किए गए थे, जिनमें से 11 राज्यों के द्वारा ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए और यहाँ पर इन 11 राज्यों के द्वारा मात्र 225 करोड़ रुपए को खर्च किया गया। उसी तरीके से 2020-21 में जो पैसे जारी किए गए हैं वह 594 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक मात्र 41 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। और ये जो रुपए खर्च किए गए हैं वो सिर्फ एक राज्य के द्वारा खर्च किए गए हैं जो है राजस्थान। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को पैसे भी दिए जाते हैं, तो राज्यों के द्वारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इन पैसों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी शुरुआत 1993-1994 में किया गया था और इसके तहत केंद्र और राज्य मिल करके कुछ योजनाओं की फंडिंग करते हैं। यहाँ पर जो फंडिंग का शेयर है वह 60-40 का होता है, यानी कि 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें या फिर हिमालयी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर जो शेयर है वो 19:10 का है, यानी कि 90% केंद्र के द्वारा और 10% राज्यों के द्वारा खर्च किया जाता है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर 100% फंडिंग जो है वह केंद्र के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वह साफ साफ बताता है कि इस योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका उपयोग राज्यों के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
यहाँ पर हमारे देश में न्यायालयों की स्थिति कैसी है इसको लेकर के यहाँ पर डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे देश में जुडिशियल ऑफिसर का जो टोटल स्ट्रेंथ है वह 24,280 है, जबकि इसके मुकाबले अगर हम कोर्ट हॉल की चर्चा करें तो यहाँ पर सिर्फ 20,143 कोर्ट हॉल ही अवेलेबल हैं और इन 20,143 कोर्ट हॉल में 620 ऐसे हॉल हैं जिनको कि रेंट पर लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो न्यायालय परिसर हैं उनकी स्थिति क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 26% न्यायालयों में सेपरेट लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और 16% ऐसे न्यायालय हैं जहां पर पुरुषों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ 54% ऐसे कोर्ट हैं जहां पर साफ पीने के पानी की व्यवस्था है। 32% ऐसे कोर्ट हैं जहां पर रिकॉर्ड को रखने के लिए एक अलग रूम की व्यवस्था है। या फिर यहाँ पर यह भी डेटा दिया गया है कि सिर्फ 51% ऐसे कोर्ट है जहां पर लाइब्रेरी आपको दिख जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यायालयों का वह कितना खराब है और इतने खराब वातावरण में काम करना जजेस के लिए कितना मुश्किल होता होगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी। और आपको ध्यान में रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण यानी कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्माण का प्रस्ताव रखा है जो देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और बुनियादी ढांचे के विकास को नियंत्रित करेगा। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अवसंरचना को लेकर के कुछ स्थिति को स्पष्ट किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्राधिकरण होगा उसका जो मॉडल होगा वह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा के मॉडल के तरह ही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रस्तावित NJIAI है वह एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य के पास एक स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी भी हो सकती है, जैसा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में दिया गया है। यहाँ पर यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके चीफ हो सकते हैं, जैसे कि नालसा में होता है। उसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष भी इसका बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो अवसंरचना है उसको लेकर के बातें कही गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके जो हेड होंगे वह मुख्य न्यायाधीश होंगे और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो मनोनीत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वह इसके कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नालसा के विपरीत जो कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो प्रस्तावित NJIAI है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नया प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा गया है उसे जो है कानून और न्याय मंत्रालय में नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखना चाहिए, जिससे कि वह पूरी स्वतंत्रता से काम कर सके। यहाँ पर यह भी कहा गया है इस प्राधिकरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य के रूप में हो सकते हैं और केंद्र सरकार भी यहाँ पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, क्योंकि केंद्र को भी यह पता होना चाहिए कि जो धन उनके द्वारा दिया जा रहा है उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अवसंरचना को लेकर के जो स्थिति है वह साफ की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनके द्वारा जो नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वह इसके कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसके सदस्य हो सकते हैं और उसके अलावा केंद्र सरकार भी यहाँ पर अपने अधिकारियों को मनोनीत कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर इसको लेकर के अभी चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं उसी के आधार पर इसकी संरचना रखी जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसी प्रकार से जो राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा उसे जो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक नामित न्यायाधीश के अलावा 4 से 5 जिला अदालत के न्यायाधीश और राज्य सरकार के अधिकारी सदस्यों के द्वारा चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य में जो प्राधिकरण बनाया जाएगा उसके जो अध्यक्ष होंगे वह उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे
और उनके द्वारा जो नामित न्यायाधीश होंगे वह उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और इसके अलावा जो जिला अदालत के न्यायाधीश होंगे वहां से 4 से 5 लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। और इसी तरीके से राज्य सरकार भी अपने कुछ अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर ये अवसंरचना को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसको बनाया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ जो प्रस्ताव दिया गया है उसके बारे में है। जो असली संरचना है वह इसके बनने के बाद ही साफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह जो प्रस्ताव दिया गया है वो काफी अच्छा कदम हो सकता है, जिससे कि हमारे देश में जो न्यायालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह ठीक हो सकता है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ी, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ियों को खोलने को लेकर के चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत को बचपन की सेवाओं पर दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम में मजबूती से निवेश करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS प्रोग्राम चलाया जा रहा है वह दुनिया का सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक है। और इसी में जो है आंगनबाड़ी का प्रोग्राम भी शामिल है, जो बच्चों के देखभाल, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं प्रदान करके विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी जो संस्था है उसका जो उपयोग है वह भारत में बहुत ही ज़्यादा है, खास करके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को लेकर के। और यह जो प्रोग्राम है वह निम्न आय वाले परिवारों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ICDS भारत में 6 वर्ष की आयु के लगभग 88 मिलियन बच्चों को कवर करता है। और इसीलिए अगर हम आंगनवाड़ी को खोल देते हैं तो यहाँ पर जो निम्न आय वाले परिवार हैं उनके बच्चों को यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो निम्न आय वाले परिवार हैं उनके बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि आंगनवाड़ी जो संस्था है उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ग्रामीण इलाकों में या फिर निम्न आय वाले परिवारों को किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि ID इनसाइट के द्वारा नवंबर 2018 और 2019 में 5 राज्यों में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परिवारों के लिए पोषण संबंधी जानकारी देने के प्राथमिक स्रोत हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा 5 के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक 2019-20 में जो लॉकडाउन लगा उसके कारण जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं वहां पर जो बच्चे हैं उनकी संख्या में लगभग 15% की कमी आई है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं जहां पर 6 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यह कितना जरूरी है, उनके विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए प्री प्राइमरी स्कूल में जाना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर कोविड-19 के कारण प्री प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों का आना है वो लगभग 15% तक कम हुआ है। यहाँ पर हाल ही में एक अध्ययन से यह पता चला है कि महामारी के दौरान महिलाओं के द्वारा अवैतनिक मतलब जिस काम के लिए पैसा नहीं मिलता है उस पर खर्च किए जाने वाले जो समय है उसमें 30% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अगर वो घर पे रहेंगे तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको जो है उनकी देखभाल में अपना पूरा समय देना पड़ता है। और जिसके कारण ये जो महिलाएं हैं वह कोई और दूसरा काम नहीं कर पाती। और अगर ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है जिससे वो अपने आय को बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर इस एंगल को भी दर्शाया गया है कि अगर हम आंगनवाड़ियों को खोल देते हैं तो यहाँ पर बच्चे वहाँ पर जाएंगे जिससे कि जो घरेलू महिलाएं हैं वह अपने आय को भी वृद्धि कर सकती हैं कोई और काम करके। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु होती है वह बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंगनबाड़ी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान करती हैं। और इनकी भूमिका का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को देने की जो पूरी जिम्मेदारी है वह आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है
कि जो आंगनवाड़ी हैं वह कितने इम्पोर्टेंट हैं छोटे बच्चों के लिए, और सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना चाहिए और यहाँ पर इन केंद्रों की जो समस्याएं हैं उसको भी दूर करना चाहिए। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एंटी ड्रोन टेक फॉर पाक बॉर्डर्स, और यह बात हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई है। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा 56 राइजिंग डे परेड के साथ, तो यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा बीएसएफ के 56 राइजिंग डे परेड के दौरान यह बातें कही गई हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि यह पहली बार हो रहा है कि जब राइजिंग डे परेड दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर सरकार का यह कहना है कि जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बीएसएफ को जल्द से जल्द एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाएगी। आप सभी को ध्यान में रखना है कि बीएसएफ को भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगभग 6386.36 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर तैनात किया गया है, और यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दिया जाए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस साल भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर कम से कम 67 ड्रोन देखे गए हैं, यानी कि ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ये जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल भारत के इलाके में हथियारों की तस्करी करने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए किया जाता है। और इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे देश के सशस्त्र बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को देने की बात कही जा रही है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जाता है कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ने भारत के संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान दिया है। उत्तर पूर्वी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इसके प्रभाव पर बल देते हुए चर्चा कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझाना है कि जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है, जिसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया गया था, वहां पर जो संघर्ष हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं उसके कारण इन राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते रहते हैं, और इसी को लेकर के आपको यहाँ पे चर्चा करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसकी आवश्यकता का परीक्षण करें और यह भारतीय न्यायपालिका को कैसे मजबूत कर सकता है, इस पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डेटा आपके पास है उसका आप उपयोग कीजिए और यह बताने का प्रयास कीजिए कि भारत में जो न्यायालयों की स्थिति है वो कैसी है, और यहाँ पर जो NJIAI है वह किस तरीके से इस स्थिति में बदलाव कर सकता है, इसकी भी आपको यहाँ पे चर्चा करना है। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।